आज एक पंचकर्म में जो चिकित्सा पढ़ेंगे, पंचकर्म में या आयुर्वेद में, कि आईबीएस क्या होता है, ग्रहणी विकार क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो आईबीएस क्या है? इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम। तो ग्रहणी विकार जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रहणी विकार। तो ग्रहणी विकार में आपको देखना है कि क्या क्या है। तो आईबीएस, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, पहले इसको समझो। ग्रहणी तो संग्रहणी के नाम से भी जानते हैं इसको ना। तो संग्रहणी का क्या मतलब हो गया, पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझो। संग्रहणी में क्या होता है कि इंटेस्टाइन, ग्रहणी किसको कहते हैं, ग्रहणी विकार इंटेस्टाइन को, ठीक है। तो इंटेस्टाइन क्या होती है, इरिटेट हो रही है, वो कंफ्यूज हो रही है कि यार इसको कभी तो लूज मोशन हो जाते हैं, कभी इंटेस्टाइन जब संग्रह कर रही है। संग्रहणी का मतलब क्या है कि पहले आम दोष क्या होता है, संग्रह हो रहा है। तो संग्रह होने से क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा पेशेंट को कि भाई मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, राइट। तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, और जब वो कॉन्स्टिपेशन फुल हो जाएगा, मतलब गट पूरी तरह से फुल हो जाएगा, तब वो रिलीज होना स्टार्ट होगा। तो रिलीज होना स्टार्ट होगा तो उसमें ऐसे क्या होगा कि कभी तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और कभी लूज मोशन हो रहा है। वो क्या होता है कि जब संग्रह हो रहा है तो वो क्या होगा कि कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा। आदमी सोचता है मैं कॉन्स्टिपेशन की दवाई खा लूं, तो जैसी कॉन्स्टिपेशन की दवाई खाएगा तो उसको लूज मोशन लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं रोकने के, लूज मोशन के लिए दवाई लूं या कॉन्स्टिपेशन के लिए लूं। तो ऐसी कंडीशन में उसे कहते हैं इरिटेट हो रहा है, वो जो गट है वो इरिटेट हो रही है। बाउल में जो आपका गट है, सिंड्रोम। तो ये लक्षण उसके इरिटेट बाउल सिंड्रोम जो आईबीएस, ये हो गया संग्रहणी विकार। संग्रहणी विकार का क्या मतलब हो गया कि पहले कुछ दिनों तक तो मल संग्रह होगा, खाद्य पदार्थ संग्रह होगा, उसके बाद फिर वो रिलीज होना स्टार्ट होगा तो लूज मोशन लगेगा। तो ऐसे में कभी तो कॉन्स्टिपेटेड होगा, कभी वो लूज मोशन होगा। कभी कभी पेशेंट क्या होता है कि आपके पास आता है, आप उसको कहते हो कि डॉक्टर साहब मुझे तो जो मैं खा रहा हूँ वो जाता रहता हूँ, जो मैं खाता हूँ मुझे गैस बनती है, ठीक है, और मेरे को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है, और जब मैं दवाई कुछ खा लेता हूँ तो मुझे लूज मोशन लग जाता है। तो समझ लेना ये दिक्कत हो रही है संग्रहणी की, ठीक है। तो संग्रहणी विकार में आयुर्वेदिक दवाई क्या है, पंचकर्म क्या है, ये सब देखेंगे, और उसकी मर्म चिकित्सा क्या है इसको भी हम देख लेंगे कि अब आईबीएस की आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या है, ठीक है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में क्या हम पढ़ेंगे सबसे पहले। अब इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिपेटेड वाला है, अब ये इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या हो रहा है, आम दोष, ठीक है। आम दोष मीन आम की उत्पत्ति से हो रहा है। अगर आम निराम अवस्था में रहेगा तो रोगी जो ग्रहणी है वो गट आपकी ठीक रहेगी। अगर आम या तो कम बन या ज्यादा बन रहा है, अगर कम बन रहा है तो कॉन्स्टिपेटेड कर देगा, गैस बनाएगा, और अगर ज्यादा बन रहा है तो वो लूज मोशन स्टार्ट कर देगा। इसका ध्यान रख लेना। तो जिसको अगर दो प्रकार की, जिसको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, कब्ज की दिक्कत है आईबीएस में, अगर कॉन्स्टिपेशन है, कोष्ठबद्धता है, अगर कोष्ठबद्धता है तो ऐसे में आपने क्या लेना है, सबसे पहले वो चीजें लेनी है जो आम दोष को निराम अवस्था में लाएंगी, ठीक है। तो वो कौन सी है, चित्रकादि वटी। तो पहले आप चित्रकादि वटी देंगे, सबसे पहले ये तो देना ही देना है, दो गोली सुबह दोपहर शाम लिख लेना है। इसको व्यवस्था पत्र में यही लिखना है कि चित्रकादि वटी देनी है। और दूसरा आपको क्या देना है, अभयारिष्ट। अच्छा, मैंने आपको बताया था बहुत से लोग त्रिफला भी खाते हैं, ठीक है। त्रिफला का योग क्या है भाई, योग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, जो मार्केट में मिल रहा है वो कौन सा त्रिफला है भाई, हरड़ कितना है, बहेड़ा कितना है, और आंवला कितना है। तो हरड़ बहेड़ा आंवला कितना कितना मात्रा में है जो मार्केट में मिल रहा है, 1:1:1 मीन्स 1:1:1 इस मार्केट। संभाग जो हरड़ बहेड़ा आंवला है वो संभाग अवस्था में मिल रहा है। परंतु आप अब जैसे ग्रीष्म ऋतु है तो उसमें आंवले का योग क्या होना चाहिए, सॉरी इसका योग क्या होना चाहिए, हरड़ बहेड़ा आंवले का। आजकल क्या चीज बढ़ रही है, अग्नि बढ़ रही है ना। तो ऐसे में आंवला आपको ज्यादा लेना है। अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है आईबीएस का और वो ग्रीष्म ऋतु में आ रहा है, इस समय आ रहा है, ठीक है, अब वो कह रहा है कि मेरे को तो गैस भी बन रही है, एसिडिटी भी बन रही है, सब कुछ गैस बनती है बहुत ज्यादा, तो आपने त्रिफला किस योग में देना है, हरड़ बना के देना है उसको। हरड़ 1 भाग, बहेड़ा 1 भाग और आंवला 2 भाग, डबल करेंगे। क्योंकि आंवला किसके लिए भाई, हरड़ किसके लिए यहाँ पे,
हरण किस दोष को खत्म करना है? वात दोष। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, तो बताओ ये भूल गए, बताओ। बहेड़ा किसको कर रहा है? कफ को। और आंवला किसको कर रहा है? पित्त को। तो ये क्योंकि इस समय आप अग्नियां बढ़ी हुई हैं, ठीक है ना, अग्नियां बढ़ी है, तो अग्नि किसके से शीतलता ये दिखाएगा, तो पित्त को शांत ये करेगा। अब ऋतु के हिसाब से मैंने आप भी बताया था, बसंत है, बसंत है और वर्षा है, तो ऐसे में क्या लेना चाहिए? जो त्रिफला की मात्रा है। इस समय शरद ऋतु में हम किसकी मात्रा को बढ़ाएंगे? आंवले की, आंवले की मात्रा को बढ़ाएंगे। बसंत ऋतु में किसको बढ़ाएंगे? बहेड़े की मात्रा को बढ़ाएंगे, ठीक है। और वर्षा ऋतु में किसको बढ़ाएंगे? हरण की मात्रा को बढ़ाएंगे। ये सिंपल सा तरीका है भाई। आपको शरद ऋतु में क्या कराना है? वेरिएशन कराना है, तो आंवले को बढ़ाओगे, पित्त दोष के लिए ना। और बसंत ऋतु में हमने क्या करते हैं? वमन, तो वमन किससे होगा? कफ, बहेड़े से, ठीक है ना। तो बहेड़े मतलब कफ को शांत करने के लिए बहेड़ा दे देंगे यहाँ पे। और अगर वर्षा ऋतु में तो उसमें हरण ज्यादा देंगे, तो वात का जो संग्रह होने लगा, ठीक है ना। तो ये, तो अगर आईबीएस में कोष्ठबद्धता है तो आपने सबसे पहले क्या देना है? चित्रकादि बटी। त्रिफला भी दे सकते हो आप अगर कोष्ठबद्धता है, और अभ्यारिष्ट भी देना है। अब अभ्यारिष्ट की डोज सेट कर लो आप। बहुत से लोग कहते हैं अभ्यारिष्ट 2 चम्मच पियो और ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। पाइल्स वाले लोग भी यही करते हैं, जिसको अर्श है, पाइल्स है, वो क्या करते हैं जी, अभ्यास से तो कोई फायदा नहीं होता, मेरा तो पेट साफ नहीं होता, उनकी डोज ही खराब है। वो मैंने कहा कैसे लेते हो तुम? एक स्टूडेंट आई थी, उसको भी थी यहाँ पे, तो मैंने कहा कैसे लेते हो? कह जी 2 चम्मच लेती हूँ रात को। तो मैंने कहा 2 चम्मच से कोई साफ हो रहा पेट हो? अब इसमें क्या करना है? 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच दोपहर और 4 चम्मच शाम, पहले 2 दिन, पहले 2 दिन, पहले 2 दिन ये 4-4 ढक्कन लेने, ठीक है। क्योंकि हैबिचुअल है वो, कॉन्स्टिपेटेड है, तो मीन्स उसको पहले को जो मूल प्रदेश है, जो पक्वाशय है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको 4-4 ढक्कन चाहिए। तो कितने होंगे? 16 ढक्कन होंगे पूरे दिन में। तो रात्रि में जैसे वो 4 ढक्कन लेगा तो सुबह उसको क्या होगा? पेट साफ होना स्टार्ट होगा। तो पहले बार में 1 बार हो जाएगा, अब वो दूसरे दिन भी पिएगा तो अब उसको 3-4 बार लूज मोशन से लगेंगे। तो जब गट उसका ठीक हो जाएगा, जब उसका गट ठीक हो जाएगा तब आपने क्या करना है? फिर नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, सेकेंड डे आपने क्या करना है? 4 ढक्कन सुबह, 4 ढक्कन शाम। ये लिख लेना जो ऑनलाइन वाले, 4 ढक्कन सुबह और 4 ढक्कन शाम को, जो जिसको कॉन्स्टिपेटेड है, ठीक है। और फिर 2 दिन तक यही रखना है। वो कह रहा है कि मेरे को तो फिर भी लूज मोशन हो रहा है, दिन में भी जाना पड़ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है? थर्ड या फोर्थ डे आपको क्या करना है? 4 ढक्कन रात को देना, बस। और फिर कंटिन्यूअस करना है, इसको कंटिन्यू करना, ठीक है। अगर ये आप इसे कंटिन्यू करते हो फिर आपको कभी भी कोष्ठबद्धता नहीं होगी। अगर दोनों ढक्कन ले रहे हो रात को तो भूल जाओ कि आपका पेट साफ होने वाला, ठीक है। क्योंकि आंत की लंबाई कितनी है? 3.5 व्यायाम, 3 व्यायाम, महिलाओं की 3 व्यायाम है और पुरुष की 3.5 व्यायाम। तो वहां तक पहुंचने के लिए 2 चम्मच में तो कुछ काम ही नहीं होना है। तो आप पूरे गट तक पहुंचाने के लिए 4 ढक्कन सुबह, दोपहर, शाम, ये लेना ही लेना है, ठीक है। नहीं तो पेट साफ नहीं होना आपका। पेशेंट एक्चुअली क्या होता है? डोज को मैनिपुलेट कर लेता है, परंतु वो क्या है? प्रिस्क्राइब डोज है। तो प्रिस्क्राइब डोज क्या है अभ्यारिष्ट की? 4 ढक्कन सुबह, 4 ढक्कन दोपहर, 4 ढक्कन शाम। तो इस प्रकार से लेंगे तो सही रहेगा। और फिर जैसे दूसरे दिन आप क्या करेंगे? अगर आपको लूज होने, स्टूल शिथिल होने लग गया है, मल शिथिल होने लग रहा है, बार बार आ रहा है, मल की प्रवृत्ति बार बार हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है? दूसरे दिन से आपको 4 ढक्कन सुबह, 4 ढक्कन शाम को लेना है, पानी मिला के। और फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई अब स्टूल जो है मेरा ठीक आने लग गया है और कभी कभी दिन में भी जाना पड़ता है, तो फिर दूसरे या तीसरे दिन से आपको रात्रि में 4 ढक्कन कंटिन्यूस लेना है। तो फिर आपका जो गट है वो ठीक रहेगा, ठीक है। फिर वो जो आम की दिक्कत थी अब वो क्या है कि जब कोष्ठबद्धता हो रही है, कॉन्स्टिपेटेड हो रहा है, आम बढ़ता ही जा रहा है, तो गैस बनाएगा, आपको चक्कर आने लग जाएंगे, भ्रम की स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे में आपने क्या करना है? अभ्यारिष्ट का सेवन कराना और चित्रकादि बटी, ठीक है, ये तो देना ही देना है। भूख बढ़ेगी, दीपन पाचन ठीक होगा और कोष्ठ में जो मल है उसका भी निष्कासन होता जाए,
ठीक है, ये तो उस कंडीशन में है कि आईबीएस में कोष्ठबद्धता है। ठीक है, मेरी बात समझ गए ना, कि भाई ऐसी कंडीशन में देना है जहां पर आईबीएस में ड्राई है, ड्राई आईबीएस है जिसमें कोष्ठबद्धता हो रही है, तब जाके ये चीजें लेनी। ठीक है, आहार उसका सुपाच्य रहेगा। आहार मीन्स अच्छे से मिश्रित ना हो बस, यानी कि छोले भटूरे खा रहा है, दाल, ये मूंग की दाल, खिचड़ी यूज दे सकते हैं, पेया दे सकते हैं, विलेपी दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं। ठीक है, ये आप इसको दे सकते हैं आहार में। अब आ जाओ दूसरा आपका जो है कोष्ठबद्धता। अब इस जिसमें लूज मोशन लगते हैं, अब एक आईबीएस ऐसा हो रहा है जिसमें लूज मोशन लग रहा है। ठीक है, अब उसमें तो आम बन रहा है, अब उसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसको देख। आईबीएस में वो कह रहा है कि मुझे लूज मोशन लग रहा है, मेरी मल जो है वो कैसा है, शिथिल है, पतला हो रहा है और बार बार आ रहा है। मल की प्रवृत्ति क्या है, आईबीएस जो इसमें लूज मोशन लगते हैं उसमें क्या होता है, मल की प्रवृत्ति क्या होती है, शिथिल होती है और बार बार आती है। जब जैसे हम भोजन ले रहे हैं जी, मुझे बार बार जाना पड़ रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन होता है कि इतना लूज मोशन पतले होने लगते हैं कि कंट्रोल नहीं होता, कपड़ों में भी निकल जाता है। बहुत से पेशेंट ऐसे भी आते हैं जी, कपड़ों में ही निकल जाता है आईबीएस। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है कि अब इसकी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है उसको देखते हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर मन शिथिल हो रहा है, पतला हो रहा है, भूख कैसी लग रही है, भूख नहीं लग रही, तब जाके आप उसको चित्रकादिवटी दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहला चित्रकादिवटी, अगर भूख नहीं लग रही है तो ये 2-2 गोली चूसने के लिए दे देंगे। ठीक है, अब दूसरा कि मल क्या हो गया, कभी कभी क्या होता है पतला आने लगता है और लूज हो रहा है और आंव टाइप की आ रही है, खाना खाने के तुरंत बाद आ रही है, तो एक दवाई आती है डिसेंट्रॉल है, ये 1 गोली सुबह दोपहर शाम। संजीवनी वटी आती है, कुटज घनवटी आती है, ये भी आप दे सकते हो उसको सुबह दोपहर शाम। कुटज घनवटी ना मिले, दूसरी ना दूध पापेश्वर की आती है, कुटज परपटी भी आती है, ये भी आप दे सकते हो सुबह दोपहर शाम। चरक कंपनी की भी आती है स्टॉप आईबीएस, एक स्टॉप आईबीएस आती है जो चरक कंपनी की आती है, वो भी आप सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। क्लियर हो गया, ये तो हो गई जो मार्केट में दवाइयां अवेलेबल हैं, जो उसकी मार्केट में दवाई। ठीक है, तो अब योग देखो क्या है, ये तो हो गया ये। अब योग में क्या समझेंगे, योग जो आयुर्वेदिक योग है, आयुर्वेदिक योग में सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं, एक आती है पंचामृत प्रपटी लिख के 2.5 से 3 ग्राम बिल्वादी चूर्ण, पंचामृत प्रपटी और बिल्वादी चूर्ण कितना लेंगे आप, 50 ग्राम। इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लो। आपने क्या करना है, शक्कर के साथ या छाछ के साथ 1-1 चम्मच सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम, जितनी भी उसकी अवस्था है वैसे, छाछ के साथ देना है। अब ये सुबह दोपहर शाम दोगे तो ये ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ आप क्या दें, कुटजारिस्ट आता है, तो ये तो वो हो गए जो क्लासिकल है। पंचामृत प्रपटी दे सकते हैं, बिल्वादी चूर्ण दे सकते हैं, छाछ के साथ देना है, और कुटजारिस्ट। ठीक है, और ये बाकी इसके साथ 1 टैबलेट, एक तो क्लासिकल योग ये हो गया। और दूसरा क्या है कि आप इसको सुबह शाम के लिए भी दे सकते हैं, जैसे डिसेंट्रॉल हो गया, संजीवनी वटी हो गया। ठीक है, ये सुबह शाम दे देना, या कुटज घनवटी आ गया, ये भी सुबह दोपहर शाम। इन तीनों टैबलेट को इकट्ठा दे सकते हो आप। ठीक है, लास्ट में इसको भी दे सकते हो, अगर इसके साथ ये भी दे सकते हैं कि स्टॉप आईबीएस, ये भी दे सकते हैं। ठीक है, ये पानी से दे देंगे, ये छाछ से देंगे। क्लियर हो गया। तो दूसरा, बाय चांस ये योग ना बने, इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, होता है भी पेशेंट, बहुत सारे पुराने मरीज होते हैं जो खा के आ रखे होते हैं, तो दूसरा योग क्या बनाएगा, दूसरा योग को समझो क्या है, जो आयुर्वेदिक दूसरा योग है। एक आता है शतपुष्पादि चूर्ण। तो हम शतपुष्पादि चूर्ण का योग बनाएंगे, तो उसमें लिखेंगे सौंठ है, छोटी हरण, ईसबगोल और बिल्व। इनका योग जो है संभाग लेना, मतलब अगर 100 ग्राम ये ले रहे हैं तो 100 ग्राम सब लेना है। इन सबको मिलाकर एक डब्बे में डाल दो। इसको सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम इसको आपने लेना है। तो शतपुष्पादि चूर्ण, इसका नाम ही शतपुष्पा है। देखो सौंफ है ना, शतपुष्पा किसको बोलते हैं, सौंफ को। सौंफ है, सौंठ है, सौंठ क्या काम करता है, दीपन का भी काम करेगा। हरड़ क्या करेगा, पेट साफ करने का काम करेगा। ईसबगोल क्या करेगा, पेट को जो मल है उसको बांधने का काम करेगा। ईसबगोल और पेट, तो ये शतपुष्पादि चूर्ण हो गया। इसको सुबह दोपहर शाम लेकर आप, जो आईबीएस वाली जो दिक्कत है, जो आंव टाइप की आ रही है खाना खाने के बाद, अगर आपको लगता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं कंट्रोल हो रहा,
तो आप ना कुछ कॉम्बिनेशन मिक्स करके भी दे सकते हैं। मिक्स करने से कि जैसे आपने वो डिसेंट्रॉल, संजीवनी वटी या मैग्डिसेंट्री या जो भी आप देना चाह रहे थे, उसके साथ एक ना 200 mg की मेट्रोजेल आती है, वो भी ऐड कर दो। तो कभी कभी क्या होता है, संग्रहणी और एमीबॉयसिस के लक्षण इकट्ठे से नजर आते हैं। तो अगर एमीबॉयसिस होगी तो वो मेट्रोजेल से खत्म हो जाएगी, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। ठीक है, बाकी आम दोष से अगर हो रहा है तो उसमें आप चित्रकादि वटी भी दे सकते हैं, ये भी। ठीक है, और वो जो मैंने आपको पहले योग लिखाया था उसमें एक गोली लिखो, लहसुनादि वटी। लहसुनादि वटी, लहसुनादि वटी अष्टक वटी के नाम से भी मिलती है। ये एक गोली सुबह दोपहर शाम दे। जो मैंने वो टैबलेट वाला योग बनाया था उसमें आप एक ये भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या क्या दिया उसमें, एक तो मैग्डिसेंट्री दी, सॉरी डिसेंट्रॉल दिया, फिर आपने संजीवनी वटी दी, लहसुनादि वटी दी, और एक आईबीएस दे दी, स्टॉप आईबीएस। तो इससे आप कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि कभी कभी जो मुझे बहुत ज्यादा लूज मोशन लगता है तो एक इमरजेंसी दवाई भी लिख लो। एक इमरजेंसी दवाई है लोप्रामाइड। कभी कभी क्या होता है कि एकदम से वो जो एलोपैथिक खा रहा होता है एकदम से कंट्रोल में नहीं आता, तो ऐसे में उसकी लोप्रामाइड टैबलेट भी आप ऐड कर सकते हैं एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी, अगर लूज मोशन बहुत ज्यादा पतले हो रहे हैं, वॉटरी हो रहे हैं। तो मेरे अच्छा, लोप्रामाइड का क्या काम होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, रेक्टम है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, बंद कर देती है। तो इसलिए लूज मोशन एकदम रुक जाते हैं इससे। वो ब्रेन को सेंसेस देती है, रेक्टम को रोक देती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, एकदम से बंद हो जाती है। ठीक है, तो लोप्रामाइड आप दे सकते हो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। बाकी सब ये दवाई है ये। अब आ जाओ उसकी पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म में क्या करेंगे, तो पंचकर्म चिकित्सा में प्रधान कर्म क्या करेंगे। अब ये बीमारी किसकी है, मध्य भाग की बीमारी है। मध्य भाग में क्या करते हैं हम, विरेचन। ठीक है, विरेचन। तो विरेचन पे प्रधान कर्म हो गया। तो प्रधान कर्म से पहले क्या करेंगे, पूर्व कर्म। तो पूर्व कर्म में क्या कराएंगे, स्नेहन और स्वेदन। ठीक है, परंतु स्नेहन किससे होगा, घृतपान किससे कराएंगे, त्रिफलाघ्री। किससे कराएंगे, त्रिफलाघृत। या अगर त्रिफलाघृत ना मिले तो फिर पंचतिक्त। तो ऐसे में पंचतिक्त और त्रिफलाघृत से उसका स्नेहन पान होगा। अभ्यंग किससे करेंगे, तेल। अगर वो कह रहे हैं मेरे हाथ पैरों में भी दर्द रहता है जी, बहुत ज्यादा रुक्षता रहती है, तो आप महानारायण तेल से उसका अभ्यंग करा सकते। बाकी क्या होगा, विरेचन किससे होगा, त्रिफलाघृत से। अब इसमें दोनों का काम कर जाएगा कि जो कोष्ठबद्धता है उसमें भी काम करेगा, या लूज मोशन है तो उसमें भी काम करेगा। ठीक है ना, तो पहले दीपन पाचन कराएंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे। ठीक, बाकी और उसको बाह्य रूप से कुछ नहीं होना उसका। बाह्य रूप में अगर आपने कर सकते हैं, सहायक चिकित्सा में सकते हैं, नाभि बस्ती कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, उसको ऐसा लगता है मेरे ना हार्ट में बीट बढ़ रही है, जो कॉन्स्टिपेशन एलर्जी गैस बनती है, तो ऐसे में हृदय बस्ती कर सकते हैं, नाभि बस्ती कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें सहायक चिकित्सा में चलेगी, अभ्यंग शोधन तो चलेगा। ठीक है, अब मर्म चिकित्सा में क्या करना है ये देख लो। अब मर्म चिकित्सा देखो क्या होगी। मर्म चिकित्सा क्या करेंगे इसकी। अब मर्म चिकित्सा में जो पेट के मर्म है, तो कौन कौन से मर्म दबाएंगे, नाभि का मर्म, हृदय मर्म, मणिबंध मर्म, ये आपको दबाने। कभी कभी पल्पिटेशन बढ़े, मणिबंध क्यों दबा रहे, कभी कभी जब पल्पिटेशन बढ़ती है तो यहीं से इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तल हृदय मर्म, कूर्पर मर्म, इंद्रवस्ती मर्म, ये मर्म आपने उद्दीपित करना है। अब ये नाभि मर्म कौन सा है कि पेट जो नाभि वाला है उसको आपने उद्दीपित करना है। उसको उद्दीपित किसे करना है, स्तंभ से, नकल से करेंगे, इस तरह से घुमा के राउंड जैसे मसाज करते हैं उसकी। ठीक है, नाभि मर्म, हृदय मर्म को बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, यहाँ पे दबाएंगे। मणिबंध मर्म क्या होता है, ये जो रिस्ट है 2 उंगली छोड़कर आपने इस मर्म को यहाँ से दबाना है, स्टिमुलेट। फिर तल हृदय मर्म कहाँ है, जहाँ पर ये हथेली, जो उंगली हथेली को मिला रही है इसको। ठीक है, ये तल हृदय मर्म होगा। क्यों, क्योंकि ये हृदय की गति को सुचारू रखेगा, बंद रखेगा। कूर्पर मर्म क्या होता है, कूर्पर मर्म है ये कोनी वाला मर्म। ठीक है ना, तो ये कोनी वाला जो मर्म है, मैंने आपको बताया था कि जहां पर आपकी कोनी खत्म हो रही है, फिर वहां से आपकी ये उधर के मर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो कूर्पर मर्म और इंद्रवस्ती मर्म, 4 उंगली छोड़कर ये वाला मर्म जो है ये इंद्रवस्ती, तो इसको दबाओगे दोनों हाथ के, तो ये वाली समस्या जो आईबीएस की है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो ये रहा आपका आईबीएस के जो ट्रीटमेंट है पंचकर्मा का। धन्यवाद, नमस्कार।